नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुष्कामी अध्याय का सेकंड पार्ट अर्थात सेकंड लेक्चर हम लोग आज शुरू करेंगे, जो कि अष्टांग हृदय का प्रथम चैप्टर है आयुष्कामी अध्याय। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है हम लोगों ने पहले बना रखा है, और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है पहले लेक्चर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उसका फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि मुझे भी आत्मबल मिल सके और वीडियो बनाने का मुझे प्रेरणा मिल सके। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे सेकेंड लेक्चर में। रस वीर विपाक प्रभाव और गुण का परिचय, मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि रस क्या है, वीर क्या है, विपाक क्या है, प्रभाव क्या है, गुण क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो देखेंगे रस, सबसे पहले रस क्या है। रस क्या है? जिसका रसना द्वारा आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं, अर्थात जिसको हम लोग टेस्ट लेते हैं, जिसका टेस्ट लेते हैं, जिसका स्वाद लेते हैं, किसके द्वारा? रसना अर्थात जिह्वा द्वारा जिसको हम लोग टेस्ट लेते हैं उसको रस बोलते हैं। तो हम लोग कहते हैं ना कि नमक जो होता है, क्योंकि नमक में लवण रस होता है और चीनी में मधुर रस होता है, तो ये किसके थ्रू पता चलता है? रसना अर्थात जीवा द्वारा पता चलता है। तो किसी द्रव्य का अगर हम देखें उसमें कौन सा रस है, तो पर्टिकुलर किसके द्वारा पता करते हैं? रसना अर्थात जीवा द्वारा आस्वादन स्वाद किया जाता है, तब पता चलता है कि कौन सा पर्टिकुलर रस है। अब बात करते हैं रस। रस क्या करता है? रस की संख्या 6 होती है। तो रस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ये क्रम है, एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस हम लोग को याद करना है कि मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस, कसाय रस। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस हैं। 6 का एक सीक्वेंस होता है। इसी सीक्वेंस हम लोग को याद करना पड़ता है। और फिर बोला गया है कि जो रस होते हैं द्रव्य में आश्रित होते हैं। ऐसा नहीं कि रस अलग कोई अलग प्रॉपर्टी है, ये किसी न किसी द्रव्य में पाया जाता है। जैसे चीनी है, चीनी द्रव्य हो गया। जैसे नमक है, नमक द्रव्य हो गया। मिर्च है, मिर्च द्रव्य हो गया। तो इसमें आश्रित जो रस होते हैं, किसी में मधुर है, किसी में अम्ल। जैसे नींबू है तो खट्टा होता है, तो कहने कि उसमें अम्ल रस होता है। तो वो द्रव्य है, उसमें आश्रित जो क्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड, जिसके द्वारा जिसका रसना द्वारा था, जीवा द्वारा टेस्ट लिया था, उसको हम लोग रस कह रहे हैं। अब बात करते हैं कि यथापूर्व, अब ये 6 जो रस हैं, अब इसमें कौन बलवान है, कौन ज़्यादा बलवान है? तो इसके लिए आचार्य वाग्भट ने कहा है कि जो पूर्व की जो रस हैं, जैसे पहले नंबर पे मधुर है, दूसरे नंबर पर लवण है, अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो ज़्यादा बलवान मधुर होगा। अगर हम अम्ल लवण की तुलना करें तो इन दोनों में ज़्यादा बलवान पूर्व की जो होगी, जो पहले वाली होगी, ज़्यादा बलवान होगी। इसका मतलब अम्ल ज़्यादा बलवान होगा। अगर लवण और कटु की तुलना करें कि कौन ज़्यादा बलवान है, तो पहले वाली अर्थात लवण ज़्यादा बलवान होगा। उसी तरह से इसका मतलब कि पूर्व के यथा पूर्वम बलावह, अर्थात जो पूर्व के रस हैं वो ज़्यादा बलवान हैं। अगर हम बात करें इन 6 में सबसे ज़्यादा बलवान कौन होगा, तो सबसे पहले कौन आ रहा है? मधुर रस। तो सबसे ज़्यादा बलवान ये मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बलवान ये हो जाएगा। और सबसे कम बलवान आपका कसाय रस हो जाएगा। सबसे अधिक बलवान मधुर रस हो जाएगा, सबसे कम बलवान कसाय रस हो जाएगा। तो बोला गया पूर्व के रस ज़्यादा बलवान होते हैं। हम लोग देखते हैं जब हम लोग वीकनेस महसूस होती है गर्मियों में, जब धूप खाकर आते हैं तो चीनी का शरबत पी लेते हैं या गुड़ खाते हैं, या मुँह कहते हैं ना कि पानी पी लीजिए, तो कोई ना कोई उसमें मधुर रस से युक्त रहता है, मिठाई रहता है, गुड़ रहता है, चीनी रहता है, इसीलिए रहता है कि ज़्यादा बल की प्राप्ति हो सके। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि इसके बाद देखेंगे कि रस तथा दोषों का संबंध। तो दोष मतलब वात पित्त कफ, रस का मतलब 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो हम लोगों ने इसके पॉइंट वाइज लिख दिया। एम से मधुर, और ए से अम्ल, ल से लवण, के से कटु, तिक्त से कसाय, कटु, तिक्त, ती से तिक्त, और एस से कसाय। ऐसे ध्यान दीजिएगा कसाय है। तो इसमें बोला गया है कि इनका आपस में क्या संबंध होता है दोषों से। तो बोला गया शुरू के 3 रस अर्थात मधुर, अम्ल और लवण, शुरू के 3 रस क्या करते हैं? ये वात का शमन करते हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे एरो मतलब वात का शमन कर रहे हैं। तो मधुर, अम्ल, लवण वात का शमन कर रहे हैं। और बाद के 3 रस जो हैं वो कफ का शमन करते हैं। तो शुरू के 3 रस अर्थात मधुर, अम्ल, लवण वात का शमन करते हैं, और लास्ट के 3 रस अर्थात कटु, तिक्त, कषाय ये क्या करते हैं? कफ का शमन करते हैं। ठीक है ना। अब पित्त की बात करते हैं, तो पित्त का शमन कौन करता है? तो 3 रस हैं जिसमें देखेंगे तिक्त, कषाय और मधुर। तो यहाँ पर देखेंगे तिक्त, कषाय और मधुर पित्त का शमन करते हैं। एक ये तिक्त हो गया, एक कषाय हो गया, और एक मधुर। ये क्या है? एक तरह से
ये तीनों क्या करते हैं, ये पित्त का शमन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह से हम लोग को ये ट्रिक है। उसी तरह से देखेंगे कि इसको अगर इसमें ये शमन हो गई, अब वृद्धि की बात करेंगे तो कौन कौन सा रस किस दोषों की वृद्धि करेगा, तो जो वात का शमन कर रहा है मधुर अम्ल लवण रस, ये मधुर अम्ल लवण जो है वात का शमन कर रहा है, यही तीनों क्या करेंगे, कफ की वृद्धि करेंगे, यही कफ की वृद्धि करेंगे, जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। और जो कटुतिक्त कषाय जो कफ का शमन कर रहे थे, यही वात के लिए वृद्धि कारक होंगे, यही क्या करेंगे, वात को वृद्धि करेंगे। और बचा क्या, तो यहाँ पर देखेंगे पित्त का शमन किसके थ्रू हो रहा था, पित्त का शमन आपका तिक्त कषाय और मधुर से हो रहा था। इसका मतलब अम्ल लवण कटु, अम्ल लवण कटु, ये तीनों की बात करें तो ये पित्त को बढ़ाते हैं, ध्यान, ठीक है। तो आपको याद करना है, एन केन प्रकार जैसे भी समझ लीजिए। अब उसके बाद बात करते हैं वीर्य। सेकंड नंबर पे हम लोग वीर्य देख रहे हैं। तो वीर्य किसे कहते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं वीर्य किसे कहेंगे, कि कोई द्रव्य जिसकी वजह से कार्य करता है उसे वीर्य कहते हैं। इसलिए हम लोग मतलब कोई व्यक्ति या कोई द्रव्य जिसकी वजह से कार्य करता है तो कहते हैं उसकी पावर क्या है, पोटेंसी क्या है, तो उसको हम लोग शक्ति भी बोलते हैं, शक्ति। वीर्य को दूसरी भाषा हम लोग शक्ति भी बोलते हैं। तो वाग्भट ने वीर्य के दो भेद बताए हैं, उष्ण और शीत के आधार पर, उष्ण वीर्य द्रव्य और शीत वीर्य द्रव्य। तो हम लोग कहते हैं ना कि उष्ण का मतलब कि कोई चीज़ बहुत गर्म है, जैसे अदरक क्या कहते हैं ना कि बहुत गर्म है, जैसे अजवाइन है बहुत गर्म है। कुछ चीज़ें खाने में ठंडी होती है तो बहुत शरीर में शीतलता उत्पन्न करती है, तो वो उसका कर्म है, मीन्स किसकी वजह से कर्म हो रहा है, वो ठंडा है गर्म किसकी वजह से, अपने वीर्य की वजह से वो गर्म हो या ठंडा है। तो इस तरह की हम लोग जो बातें करते हैं वीर्य के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे विपाक, जैसा कि नाम है विपाक, यहाँ पर पाक क्रिया से संबंधित है, अर्थात कोई भी द्रव्य, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई द्रव्य मधुर रस होता है, अम्ल रस होता है, कटु रस होता है, छड़ रस से युक्त होता है, मीन्स किसी में अम्ल होता है, किसी में मधुर होता है, किसी में कटु, किसी में तिक्त होता है। जब उसको खाते हैं तो उस पर जठराग्नि की क्रिया होती है, उसका पाक होता है। तो जैसे सपोज करिए मधुर रस का हमने सेवन किया, तो मधुर रस का सेवन करने के पश्चात अगर उस पर पाक हुआ, मतलब उसकी पाचन क्रिया हुई शरीर में, तो अब पाक होने के बाद कौन सा रस उत्पन्न हुआ शरीर में, तो ये जो फाइनल रस जो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं विपाक, इसी को बोलते हैं विपाक। तो किसी द्रव्य पर जब पाक क्रिया होने के पश्चात, जठराग्नि की क्रिया होने के पश्चात, उस द्रव्य का फाइनल रस, मान लीजिए एक रस मधुर था, अब ये कौन सा रस उत्पन्न हो गया, एक रस से दूसरे रूप में परिवर्तन होना, ये कहलाता है विपाक। तो इसी को वाग्भट ने बहुत ही क्लियर कट बोला है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने चरक संहिता के अंतर्गत बना रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। इसको फिर भी बता देते हैं, वाग्भट ने इसकी डिफिनेशन, बेस्ट डिफिनेशन दी है। तो परिभाषा क्या बोलता है, जाट रेड़ा अग्निना, याद करना जरूरी है बच्चों ये, क्योंकि पूछा जाता है। जाट रेड़ा अग्निना योगाद यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अंते सविपाक इति स्मृत, अर्थात जाठरेड़ा अग्निना मतलब जठराग्नि, क्लियर कट है कि जठराग्नि, जाठरेड़ा, जठर मीन्स होता है, जठर मतलब अमाशय, जठर का मतलब अमाशय, अर्थात जहाँ पाचन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये वहाँ पर जठराग्नि है, अर्थात वहाँ पर अग्नि की जब क्रिया होने के बाद योगात, अर्थात उसका संपर्क, अर्थात जब आमाशय में अग्नि का संपर्क होता है किसी द्रव्य, खाए हुए द्रव्य पर, तो जो रसों में परिवर्तन होता है, तब एक रस दूसरे रस में परिवर्तित होता है, रसांतरम, तो एक रस दूसरे रस में परिवर्तित होता है। रसा नाम परिणामन्ते, जो रस अंतिम में उत्पन्न होता है, सविपाक इति स्मृत, जो रस अंतिम उत्पन्न होगा उसे हम विपाक की संज्ञा देंगे। अर्थात किसी भी द्रव्य पर जो रस से युक्त होता है, उस पर जठराग्नि अर्थात अग्नि की क्रिया के पश्चात एक रस से दूसरे रस में जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंत में जो रसा नाम परिणामन्ते, परिणाम अर्थात पाक क्रिया के बाद जो अंत में रस उत्पन्न होगा, उसको, उसी क्रिया को हम लोग विपाक कहते हैं। अब यहाँ पढ़ते विपाक के भेद। विपाक के भेद कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के विपाक की बात की है वाग्भट ने। विपाक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। देखेंगे, पहला है मधुर विपाक, दूसरा है अम्ल विपाक, तीसरा है कटु विपाक। तो तीनों याद रखना है कि विपाक 3 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, कटु, ये 3 प्रकार के विपाक होते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रभाव की। तो प्रभाव का तो वर्णन यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन सिलेबस में है, तो हम लोग चरक संहिता में इसका वीडियो बनाए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक आपको ऐड कर देंगे, इसको देख लीजिएगा। या चरक संहिता के जो फर्स्ट पार्ट है, अर्थात तो
प्रथम चैप्टर है उसमें भी हम लोगों ने प्रभाव का वर्णन बताया, प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद बताइए गुण। गुण क्या है? तो गुण हम लोग बात करेंगे समानतः यहाँ गुणवादी गुण अर्थात संख्या में 20 होते हैं। गुण क्या होता है पहले जान लेते हैं कि किसी भी द्रव्य की ओर जिसकी वजह से हम आकर्षित होते हैं, जैसे कहते हैं ना चीनी की, किसी को प्रिय होता है चीनी होता है, तो चीनी है, नमक है, जो भी चीज़ें हैं उसमें हम जिसकी वजह से उसकी ओर आकर्षित होते हैं उसको गुण कहते हैं। तो ये है गुण या क्वालिटी जिसको कहते हैं। अब गुण की बात करें तो यहाँ गुणवादी गुण की बात की गई, वाग्भट ने गुणवादी गुणों की संख्या 20 बताई है। तो 20 बताई है तो यहाँ एक श्लोक याद कर लीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 10 एक लाइन में 10 है। तो गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, शांत, मृदु, स्थिरा। अब ये 10 गुण हैं, इसके विपरीत 10 और होते हैं तो वो टोटल 20 हो जाएंगे। तो हम इसके विपरीत वाले भी लिख देते हैं आपके सामने। तो यहाँ देख रहे होंगे एक एक करके हम लोगों ने उसके अपोजिट गुणों को भी लिख दिया। तो शुरू के 10 गुण कौन कौन से हैं जिसको याद करना है आपको? गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, ससूक्ष्म, विशद। ये 10 गुण याद कर लीजिए। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके विपरीत जस्ट अपोजिट इसके गुण हो जाएंगे, जैसे गुरु का लघु, मंद का तीक्ष्ण, हिम का उष्ण, स्निग्ध का रुच्छ, श्लक्ष्ण का खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का चल, सूक्ष्म का स्थूल, विशद का पिच्छिल। तो ये आपको गुण सामान्यतः हो जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने ये बात कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे हम लोग आगे की कड़ी में, रोग और आरोग्य का स्वरूप। सिंपल बोल रहा है कि रोग के लक्षण क्या होते हैं, आरोग्य के लक्षण क्या हैं। तो रोग का मतलब होता है डिजीज, रोग का मतलब क्या होता है? डिजीज होता है। आरोग्य का मतलब होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्दी, निरोगी, इस तरह से बोला गया है। तो वाग्भट ने बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में क्लियर कट कह दिया कि रोग किसे कहते हैं, रोग के लक्षण क्या हैं या आरोग्य के लक्षण क्या है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, तो देख रहे होंगे कि रोगस्तु दोष व समम। रोग क्या है? दोषों की विषमता। अर्थात जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं, वो जब विषम होंगे तो रोग उत्पन्न होंगे, हम लोग भी जानते हैं। और रोग जब साम्यावस्था में होंगे तो आरोग्यता। दोष साम्य, जब दोष साम्यावस्था में होंगे तो आरोग्य हो जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति स्वस्थ कब रहेगा? जब दोष साम्यावस्था में होंगे। तो इसको हम लोग इस रूप में दिखा सकते हैं कि मान लीजिए जो दोष हैं, इसको हम लोग संक्षिप्त फार्म में कैसे दिखा सकते हैं? दोष का मतलब वात पित्त कफ। यहाँ पर सिंपली हम लोग अभी यही पढ़े हैं। इसकी 2 कंडीशन या स्टेट बताई है। एक तो बताया है विषमता, वैषम्य, वैषम्य मतलब विषमता। एक होता है साम्य, साम्यता या साम्य सिंपली बोलते हैं। जब दोष विषम है या वैषम्य है, सिंपली इसको विषम या वैषम बोलते हैं। जब दोष विषम है तो कौन सी स्थिति है? दोष विषम है तो व्यक्ति डिजीज रहेगा, उसको रोग हुआ रहेगा, उसका कोई लक्षण आएगा। जब दोष साम्यावस्था में है तो क्या हो गया? व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा? स्वस्थ। जिसको हम लोगों ने क्या बोला है कि इसको बोला है आरोग्य, आरोग्य, आरोग्य। अर्थात उसको कोई रोग नहीं है। कहने का मतलब क्लियर हो गया क्या कहना चाहते थे। अब उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कड़ी में देश और काल का परिचय। तो देश क्या है, काल क्या है? देश को हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं हैबिटेट, हैबिटेट उस निवास, हैबिटेट। और काल का मतलब होता है टाइम, ठीक है ना। देश और मतलब हैबिटेट और टाइम। हैबिटेट किसका? हैबिटेट हम लोग देखेंगे किसी व्यक्ति का, मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ हो। मतलब हम लोग जनरली चिकित्सा किसकी करते हैं? मतलब हैबिटेट मतलब निवास स्थान, चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, चाहे स्वस्थ हो, ठीक है ना। और काल का मतलब समय। तो समय का मतलब यहाँ पर 2 तरह से अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहले देश के बारे में। देश के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि देश का मतलब क्या होता है? हैबिटेट होता है, निवास होता है, जिस जगह पे चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई औषध हो। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो व्यक्ति मतलब आदमी, दूसरा है कि कोई मेडिसिन या औषध। मान लीजिए जिस जगह पे कल्टीवेट होती है, उगाई जाती है, तो वो भी देश में अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा चिकित्सा करनी होती है। और चिकित्सा किसी करेंगे? किसी व्यक्ति करेंगे या रोगी व्यक्ति की करेंगे। तो देश के बारे में देख रहे हैं। तो वाग्भट ने देश 3 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से देश? उन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं, 3 नहीं 2 प्रकार बताए हैं। भूमि देश और देह दोष। भूमि तो देखेंगे भूमि देश
और दूसरा है देह देश, देह देश। पुनः क्या बोला है कि जो भूमि देश होता है वो 3 प्रकार होते हैं। तो हमने देखा कि देश मतलब हैबिटेट होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, भूमि देश और देह देश। देह देश मतलब शरीर के देश, जो शरीर का स्थान, शरीर के बारे में बोला गया है। तो पुनः उन्होंने बोला भूमि देश 3 प्रकार का होता है। तो उसमें देखेंगे पहला जो होता है वो होता है जांगल। क्या होता है? जांगल, जंगल नहीं, जांगल, ठीक है ना, जंगल नहीं है, जांगल है। तो ये जांगल देश है। दूसरा है आपका आनूप, आनूप देश, आनूप देश हो गया। तीसरा देश हो गया साधारण देश, साधारण, साधारण देश। इसका मतलब कि जो भूमि देश है 3 प्रकार का है। पहला है जांगल देश, दूसरा है आनूप देश, तीसरा है साधारण देश। अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से दोष की प्रधानता होगी, तो जो जांगल देश होता है इसमें वात दोष की प्रधानता होती है। जो आनूप देश होता है, जो हैबिटेट होता है, उसमें कहीं न कहीं कफ दोष की प्रधानता होती है। जो साधारण देश होता है उसमें इसमें दोष वात पित्त कफ, वात पित्त कफ सम होते हैं, अर्थात साम्यावस्था में होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जांगल देश में वात दोष की प्रधानता होती है, आनूप देश में कफ देश। आनूप मतलब जल होता है, ठीक है ना, तो जल मतलब कफ हो गया, साधारण मतलब वात पित्त कफ साम्यावस्था में है, ऐसे कंडीशंस में। अब उसके बाद बात करते हैं काल की। तो काल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर काल वाग्भट ने 2 प्रकार के बताए हैं। काल 2 प्रकार के बताए हैं। पहला क्षण आदि, क्षण आदि, क्षण आदि मतलब जैसे 1 सेकेंड, सेकेंड मतलब सेकेंड है, मिनट है, घंटा है। क्षण आदि मतलब मिनट हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से बोला गया क्षण आदि। और दूसरा क्या बोला गया है कि व्याधि की अवस्था, व्याधि की अवस्था, अवस्था। तो डिजीज की कौन सी स्टेजेस हैं, ये है। इन दोनों का उपयोग जो है औषधि के उपचार में किया जाता है। इन दोनों का उपयोग औषधि के उपचार, जब चिकित्सा करते हैं ना, तो इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है कि रोगी किस स्टेज में आया है, रोगी किस स्टेज में अपनी बीमारी को लेकर आया है। उससे हम लोग उसकी चिकित्सा इजीली कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं ठीक होगा। तो ये मायने रखता है कि किस काल में आया है, किस क्षण में आया है और उसकी रोग की क्या अवस्था है। तो इस तरह से हम लोगों ने देश और काल के बारे में बात कर लिया। इसके बाद देख रहे होंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे होंगे रोग और आतुर की परीक्षा। रोग मतलब पर्टिकुलर डिजीज हो गया, आतुर मतलब रोगी हो गया। तो रोग और रोगी कह सकते हैं, रोग आतुर, आतुर मतलब रोगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 पॉइंट लिखेंगे, एक है रोग के लिए, एक है आतुर के लिए। तो पहला लाइन जो है वो है रोगी के लिए, रोगी, यहाँ पर आतुर वाला जो है रोगी के लिए है। तो पहला वाला जो है ये आपका ये है कि दर्शन स्पर्शनम प्रश्न च परिच्छेद च रोगिणाम। तो इसको हम लोग इजीली कह सकते हैं कि अगर आतुर या रोगी की परीक्षा क्या है, डीपीएस, डीपीएस, दर्शन स्पर्शन प्रश्न या दर्शन प्रश्न स्पर्शन। तो हम लोग जब भी बीमार होते हैं, जैसे हम लोग रोगी बन के जाते हैं डॉक्टर के क्लिनिक में, वैद्य जी के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को देखते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग को नाड़ी देखते हैं, स्पर्श करते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न पूछते हैं कि क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, क्या क्या दिक्कत है। तो देखना मतलब दर्शन मतलब कि आपको देखते हैं, स्पर्शन मतलब आपकी नाड़ी देखते हैं, और प्रश्न मतलब कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो ये हो गया रोगी की परीक्षा। तो ध्यान रखिएगा, रोगी क्या है, रोगी बन जाएगा डीपीएस या डीएसपी, या हम लोग कह सकते हैं डीपीएस नहीं डीएसपी, इसको ऐसे करेंगे, दर्शन स्पर्शन डीएसपी, रोगी है डीएसपी, ठीक है ना, याद रहेगा। दर्शन स्पर्शन प्रश्न अर्थात रोगी है डीएसपी, रोगी की परीक्षा क्या है, डीएसपी अर्थात दर्शन स्पर्शन प्रश्न, तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे रोग की परीक्षा। दूसरा है रोग की परीक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि चिकित्सा करेंगे तो पहले परीक्षा करना है। तो यहाँ पर रोग की परीक्षा के लिए निदान, निदान का मतलब पहले कारण जानेंगे, उसको रोग का कारण क्या है। प्राग रूप मतलब पूर्व रूप क्या है, और पूर्व रूप रूप या लक्षण क्या है, उपशय क्या है, संप्राप्ति क्या है। तो 5 चीज़ें हैं। तो पहला निदान, दूसरा पूर्व रूप, तीसरा रूप या लक्षण, चौथा उपशय, 5वां संप्राप्ति। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जो रोग की परीक्षा के लिए आवश्यक होती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अभी तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इसका जो आयुष्कामी अध्याय का जो हम लोग फाइनल टच देंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।